हेलो एवरीवन। आज हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 के बारे में जानेंगे, जो हाल ही फिलहाल काफ़ी चर्चा में रहा है, जिसे अभी एक दो दिन पहले सरकार ने जेपीसी को रेफर कर दिया है। तो अगर हम अपने यूपीएससी और पीसीएस के सिलेबस के अनुसार अगर हम देखें, तो ये प्री में इंडियन पॉलिटी से और मेंस में जीएस पेपर 2 और पेपर 3 जो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एफसीआरए बिल क्या है, इसकी हिस्ट्री के बारे में, जेपीसी क्या है और उसके बाद रिसेंट डेवलपमेंट क्या क्या हुई है, और जो बिल आया है क्या क्या न्यू न्यू पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसके प्रोज कॉन्स, सिग्निफिकेंस और चैलेंजेस के बारे में। और उसके बाद हम जानेंगे कि बी फॉरवर्ड में क्या होना चाहिए। और प्री के लिए मैंने दो तीन पॉइंट्स दे रखे हैं और मेंस के लिए एक क्वेश्चन दे रखा है। तो हम सबसे पहले जानते हैं एफसीआरए का फुल फॉर्म। तो एफसीआरए का जो फुल फॉर्म है वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है। इसका जो मेन पर्पज है वो इंडिया में इंडिविजुअल्स, एनजीओ या फिर किसी एसोसिएशन के द्वारा आने वाला फॉरेन जो डोनेशन है उसे रेगुलेट करना है, ताकि नेशनल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल सिस्टम पर किसी भी प्रकार का कोई फॉरेन इन्फ्लुएंस ना हो। और इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। और इसी से रिलेटेड सरकार ने ना अभी एक अमेंडमेंट लाने की कोशिश की थी, तो फिर थोड़ा विरोध हुआ उसका। अपोजिशन ने भी विरोध किया है और नॉर्थ ईस्ट के हमारे कुछ मुख्यमंत्रियों ने भी गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात की है। उनकी चिंताओं को देखते हुए सरकार ने ना इस बिल को जेपीसी को रेफर कर दिया है डिटेल डिस्कशन के लिए, जिसके बाद जेपीसी इसकी एक डिटेल्ड स्टडी करेगी और फिर एक रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। हम जानते हैं सबसे पहले जेपीसी के बारे में कि जेपीसी क्या है। जेपीसी दरअसल एड हॉक अर्थात टेम्पोरेरी एक पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, जिसका पर्पज होता है किसी भी बिल को डिटेल डिस्कशन करना। अगर हम इसमें कंपोजिशन की बात करें, जॉइंट रिप्रेजेंटेशन होता है लोकसभा और राज्यसभा से, जिनमें 2 और 1 का रेशियो होता है। टोटल 31 मेंबर होते हैं और ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा एंड राज्यसभा के जो रूल्स हैं उन्हीं के आधार पर सेटअप की जाती है। और इसका जो चेयरपर्सन है वो स्पीकर ऑफ लोकसभा अपॉइंट करते हैं। और जो इसकी पावर है ये ना किसी भी विटनेस को या ओरल एविडेंस या फिर किसी भी एक्सपर्ट की गवाही को रिकॉर्ड कर सकता है। और जो इसमें डिसीजन है वो मेजोरिटी वोट से लिए जाते हैं। और चेयरपर्सन के पास भी वोट करने का अधिकार होता है जब आई हो, सिर्फ तभी लेकिन। और जो इसके जेपीसी के रिकमेंडेशन है वो नॉन बाइंडिंग है ऑन द गवर्नमेंट, मतलब एडवाइजरी है, सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं, सरकार का माने माने या ना माने। और जो भी मेंबर इससे डिसएग्री करते हैं वो अपनी फाइनल मेजोरिटी रिपोर्ट में अपना जो असंतोष है वो अपना एक नोट के तौर पर व्यक्त कर सकते हैं। तो अभी हम जानते हैं कि एफसीआरए का क्या है। तो एफसीआरए 1976 में इनेक्ट हुआ था इमरजेंसी के टाइम पे, जिसका मेन पर्पज यही था कि बाहरी इन्फ्लुएंस ना हो देश में अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे या फिर मीडिया पे या फिर इलेक्शंस पे। और फिर एफसीआरए को 2010 में दोबारा से अमेंडमेंट किया गया, जिसमें एफसीआरए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे 5 ईयर की वैलिडिटी लगा दी गई और रूल्स को थोड़ा सा और कड़ा कर दिया गया। ठीक है। और जो एफसीआरए अमेंडमेंट 2020 हुआ था, तो उसमें क्या हुआ कि जो सब गिफ्टिंग है और ट्रांसफर ऑफ फॉरेन फंड है वो अदर एंटिटीज को गिफ्ट करने से रोक लगा दी गई। जैसे कि क्या होता है, जैसे मान लो विदेश से पैसा आया तो एक किसी बड़े एनजीओ को आया, तो अब वो बड़ा एनजीओ जिस पर्पस के लिए आया वो उसी पर्पस में और स्वयं ही खर्च कर सकता है। ये नहीं कि जैसे पैसा आया एनजीओ ए को और वो डाइवर्ट कर दे बी सी डी ई एफ जी एच को, तो वो ऐसा नहीं कर सकता है। वो खुद के लिए ही यूज कर सकता है, तो वो नहीं। तो ये वाला रूल उन्होंने 2020 में इंट्रोड्यूस किया था। और एक और रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं उन्हें 20% पर कैप कर दिया था, कि मतलब 20% से अधिक आप खर्च नहीं कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर में। और जितने भी एफसीआरए सर्टिफिकेट के अंदर रजिस्टर्ड एनजीओज हैं या फिर जितने भी एंटिटीज हैं, उनको न्यू दिल्ली में एसबीआई ब्रांच में ही अकाउंट ओपन करवाना होगा। और पब्लिक सर्वेंट को प्रोहिबिट किया था फ्रॉम रिसीविंग फॉरेन फंड्स। और ये जो एफसीआरए 2026 है, इसमें सरकार ने थोड़े नियम और टाइट कर दिए हैं, जिससे कि सरकार इसको अच्छे से रेगुलेट कर सके फॉरेन से आने वाले फंड को। ठीक है। तो ये जो अमेंडमेंट है एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026, ये मार्च 2026 में लोकसभा में आया था और इसे 12 अगस्त को जेपीसी को रेफर कर दिया गया है, जो 31 मेंबर्स की कमेटी है, जिनमें 21 मेंबर लोकसभा से हैं और 10 मेंबर राज्यसभा से होंगे। ठीक है। और जेपीसी को ये जो टास्क दिया गया है, इसकी जो डिटेल्ड रिपोर्ट है विंटर सेशन में उनको सबमिट करनी होगी। और जेपीसी में क्यों सेंड किया गया है, इसका मुख्य कारण ये है कि अपोजिशन पार्टी, जैसा कि मैंने पहले बताया, और काफ़ी सारी सिविल सोसाइटीज, एनजीओज और हमारे नॉर्थ ईस्ट के 3 मुख्यमंत्रियों ने माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात की है। तो उन्होंने अपने जो भी कंसर्न है वो प्रकट किए हैं, तो उसके मद्देनजर सरकार ने ये निर्णय लिया है। लेकिन सरकार का ये कहना है कि जो नया एक्ट है वो नेशनल सिक्योरिटी को, मतलब राष्ट्र की सुरक्षा को मजबूत करेगा, और जिससे मनी लॉन्ड्रिंग या फिर किसी अन्य प्रकार के अपराध जो होने की संभावना है उन पर
थोड़ा सा सख्ती आई और इसके माध्यम से ना स्टैंडर्डाइज लीगल मैकेनिज्म आएगा जो मैनेज करेगा कि फॉरेन फंड से जनरेटेड हुई एसेट्स को। तो इसके हम कोर फीचर्स जानते हैं क्या है कि दरअसल ये ना एम्पावर करता है गवर्नमेंट को टू डेजिग्नेट ए अथॉरिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट एक अथॉरिटी को अपॉइंट कर सकेगी जिसका मुख्य कार्य यही होगा वेस्टिंग सुपरविजन मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड एसेट्स। मतलब इन्हीं को मैनेज करेगा और उसके बाद और ये सरकार को इस चीज की भी छूट देगा कि यदि कोई भी एनजीओ या फिर कोई भी एंटिटी जिसका एफसीआरए लाइसेंस या तो कैंसिल हो जाए या वो सरेंडर कर दे या वो रिन्यू नहीं करा पाए तो जो उसकी एसेट्स हैं मतलब वो इसको टेक ओवर कर लेंगे। ओके, और ये यूनिवर्सली सभी प्रकार के एनजीओज ट्रस्ट एसोसिएशंस सब पर लागू होगा इरेस्पेक्टिव ऑफ बैकग्राउंड एंड डोमेन्स। ओके, तो अभी हम जानते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या है और इसके बाद जानेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस इसमें आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें सिग्निफिकेंस और इसके एडवांटेजेस के बारे में जानते हैं। तो ये प्लगिंग रेगुलेटरी गैप्स मतलब रजिस्ट्रेशन कैंसिल के बाद डिफंक्ट या नॉन कंप्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन को फॉरेन फंड से बनी एसेट को मिसयूज करने से एक तो रोकता है। दूसरा पॉइंट है इसमें नेशनल सिक्योरिटी एंड एफएटीएफ स्टैंडर्ड्स मतलब मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में फंड डाइवर्जन रोकता है। ग्लोबल एफएटीएफ जो जिसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स स्टैंडर्ड से अलाइन करता है। ठीक है, और स्टैंडर्डाइज एसेट कस्टोडियनशिप में मतलब डिस्ट्रेस लिक्विडेशन को रोकने के लिए एक लीगल कस्टोडिएशन फ्रेमवर्क बनाता है। ठीक है, अभी हम इसके इश्यूज और चैलेंजेस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि एग्जीक्यूटिव ओवररीच मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को ये स्वीपिंग डिस्क्रिशनरी पावर देता है। ठीक है, और ऑपरेशनल लिमिट और एसेट सीजर से रिमोट एरिया में जेन्युइन जो वेलफेयर के काम हो रहे हैं इन एनजीओस और प्राइवेट सिविल सोसाइटीज़ के द्वारा जैसे एजुकेशन है हेल्थ केयर एक्टिविटी तो वो डिसरप्ट हो सकती हैं। ठीक है, और जो ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि मतलब वो अपने विवेक के अनुसार जो भी अथॉरिटी सरकार अपॉइंट करेगी वो अपने विवेक के अनुसार निर्णय ले सकती है। तो सबसे ज़्यादा जो विरोध हो रहा है वो इसी पॉइंट की वजह से हो रहा है। ठीक है, मेन कंसर्न जो है वो यही है। और एक दो पॉइंट्स मैं अपनी तरफ से बताता हूँ। सिविल सोसाइटी जो है वो हमारे इंडिया में काफ़ी जॉब्स भी प्रोवाइड करती हैं और इनका जीडीपी में लगभग लगभग 2% का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, और जो 40% 47% लोकेलिटीज़ ऐसे हैं जहाँ पर एनजीओज प्राइमरी एम्प्लॉयर हैं। ठीक है, तो अगर हम पुरानी रिपोर्ट्स का भी देखते हैं तो लगभग 22,000 एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल हुए हैं लगभग 2014 से 2026 के बीच में। तो हर एक लाइसेंस कैंसिलेशन से लगभग 4 से 8 लाख बेनिफिशरीज अफेक्ट होते हैं जिनमें खास करके चाइल्ड प्रोटेक्शन न्यूट्रिशन वैक्सीन एजुकेशन सेक्टर्स में मेन केरला तमिलनाडु नागालैंड मिजोरम और मेघालय के जो माइनॉरिटी रन कॉन्वेंट स्कूल हैं मिशनरी हॉस्पिटल्स हैं और ऑर्फनेजेस हैं तो वो एक्सट्रीम रिस्क पर है। और इसी का मेन कारण है कि हमने एक दो कमेंट्स यूएस से भी ये आवाज़ें सुनी थी कि ये जो बिल है उनका उन्होंने भी इस बारे में चर्चा किया था उनके एक दो सीनेटर्स ने। जैसे किसी एनजीओ का जो लाइसेंस रद्द हो गया है तो उसका जो एसेट्स है उसका टेक ओवर तो गवर्नमेंट अथॉरिटी कर लेगी। तो जो डोनर ने मान लो किसी ने तो डोनेशन दिया होगा ना फॉरेन से तो जो उसने डोनेशन दिया है तो उसका जो ओरिजिनल इंटेंट है कि हाँ ठीक है किसी की मदद हो तो वो तो फिर मान लो डिफीट हो जाएगा ना। तो मेन इशू ये भी है इसमें। जरूरी थोड़ी है कि हर कोई इसको मान लो गलत तरीके से यूज़ कर सकता है। और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल भाषा में देखें तो इसमें आर्टिकल 14 एंड 19(1)(c) ये दो का काफ़ी जिक्र है। जैसे अगर 14 की अगर हम बात करें वो जुडिशियल रिव्यू के बिना एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन आर्बिट्रेरी है जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का वायलेट करता है। और 19(1)(c) के अगर हम देखें तो फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन है एसेट सीजर और पर्सनल लाइबिलिटी का डर एक चिलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। तो लोग नए एनजीओज बनाने से थोड़ा हिचकिचाएंगे, डरेंगे नहीं ये तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन हाँ थोड़ा सा हिचकिचाएंगे कि हाँ ठीक है कि अगर लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा तो फिर एक लंबी प्रक्रिया हो जाती है। और आर्टिकल 25-26 तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का भी बात इसमें उठी है। रिलीजियस जो इंस्टीट्यूट्स हैं तो उनका अपना चैरिटेबल अफेयर मैनेज करने की ऑटोनॉमी को भी ये कुछ हद तक प्रभावित करता है। और माइनॉरिटी के पास अंडर आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 जो माइनॉरिटीज को राइट दिए गए हैं कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को खुद ही रेगुलेट कर सकते हैं तो उस बारे में भी ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और आर्टिकल 300 जो राइट टू प्रॉपर्टी है
तो ये वहाँ पे इफेक्ट करता है। डोमेस्टिक एसेट को बिना फेयर कंपेंसेशन के सीज करना डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है। अगर वे फॉरवर्ड में हम देखते हैं इसमें, तो मेरे हिसाब से तो यही है कंक्लूजन में कि जेपीसी को एक बैलेंस कंसल्टेशन करनी चाहिए सभी सिविल सोसाइटीज से, लीगल एक्सपर्ट से और ऑडिटर से, अच्छे से क्लॉज बाय क्लॉज, पॉइंट बाय पॉइंट हर एक चीज़ को डिस्कस करके क्लियर करना चाहिए। और परमानेंट एसेट टेक ओवर या लिक्विडेशन से पहले जुडिशियल ट्राइब्यूनल या फिर हाई कोर्ट में अपील का एक चांस तो देना ही चाहिए एटलीस्ट। और प्रोपोर्शन इन रेगुलेशन, ये तीसरा पॉइंट है कि माइनर प्रोसीजरल नॉन कंप्लायंस और सीवियर सिक्योरिटी ब्रीचेस के बीच क्लियर डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मेन चीज़ ये है ना, कभी कभी कोई कि इसमें ये भी देखना होगा कि माइनर प्रोसीजरल या एडमिनिस्ट्रेशन का जो नॉन कंप्लायंस है कि किसी ने सच में कोई अपराध किया हुआ है, तो ये भी एक कंसर्न है, तो उसको अच्छे से डिस्कस करने की ज़रूरत है। और अंत में कंक्लूजन में तो यही है कि नेशनल सिक्योरिटी नॉन नेगोशिएबल है। हम सब जानते हैं कि कैसे सेल कंपनीज के माध्यम से टेरर को फंड किया जा सकता है और किस तरह से जो फॉरेन डोनेशन है उसको रीरूट किया जा सकता है इंडिया में किसी भी प्रकार की अनचाही गतिविधि को फंड करने के लिए। तो इसको तो रेगुलेट करना ही चाहिए, हर हालत में करना चाहिए और हर कोई चाहता भी है। लेकिन फॉरेन फंडिंग में, और हाँ एक चीज़ और, फॉरेन फंडिंग में से ट्रांसपेरेंसी भी आएगी जिसकी भी बहुत ज़रूरत है। लेकिन रेगुलेशन में ड्यू प्रोसेस, इंडिपेंडेंट ओवरसाइट और प्रोपोर्शनलिटी होनी चाहिए। और जुडिशियल इंटरवेंशन के बिना एनजीओज को पैरालाइज करना सही नहीं है। ओके, हम कोई भी इशू देखते हैं तो उसको हमें ना तो पक्ष की, ना सरकार की तरफ से, ना ही विपक्ष की तरफ से, हमें तो एकदम न्यूट्रल रह के इसमें डिस्कस करने की ज़रूरत है। और जब भी कोई क्वेश्चन भी हम आंसर राइटिंग करते हैं तो हमें उसको दोनों तरफ से देखने की ज़रूरत है और उसको हम पढ़ते समय भी ध्यान देना। ये नहीं कि हाँ ठीक है हमारे व्यूज़ किसी तरफ अलाइन हो रहे हैं तो हम उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे या फिर उसी चीज़ पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, बाकी दूसरा छोड़ देंगे, तो ये सही नहीं है। हमको दोनों तरफ से ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि हमें तो एकदम न्यूट्रल रह के एक थर्ड पर्सन की तरह सोचने की ज़रूरत है। तो जब हम ये सोच पहले से डेवलप करेंगे तो ये धीरे धीरे करके हमारे आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्प करेगी। और ड्यूरिंग जो सिविल सर्विसेज में जो इंटरव्यूज़ होते हैं तो वहाँ हमको बहुत हेल्प करेगी। ओके, तो अभी हम आगे देखते हैं। देखो ये कुछ मैंने प्रीलिम्स के फैक्ट्स लिख रखे हैं। ये तो मैंने पहले बता ही दिया था कि नोडल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है और जेपीसी का जो स्ट्रक्चर है उसमें 31 मेंबर है, 21 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। और हाँ, जो जेपीसी की सिटिंग्स है, कोरम फॉर द जेपीसी सिटिंग्स मतलब 1/3 मेंबर तो होने चाहिए। और जो भी नेचर है वो एडवाइजरी है, नॉन बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट और पार्लियामेंट है। ठीक है, तो अभी हम मेंस के लिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन दे रखा है कि स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन इज अ नेसेसिटी फॉर इंटरनल सिक्योरिटी, येट इट मस्ट बी बैलेंस्ड विद प्रिजर्विंग द स्पेस फॉर सिविल सोसाइटी। इन लाइट ऑफ द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 critically analyze the proposed provisions and suggest a balanced roadmap। तो इसको आप देखिए, लिखने का ट्राई कीजिए क्योंकि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी चर्चा में रहा हुआ है। अगर हम मॉडल आंसर का स्ट्रक्चर का देखते हैं तो इंट्रोडक्शन में हम 30-40 वर्ड, लगभग मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 वर्ड तो काफ़ी हो जाता है, लेकिन हाँ ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें FCRA को डिफाइन करेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स को, प्रिवेंटिंग फॉरेन इंटरफेरेंस इन नेशनल सोवर्निटी एंड मेंशन द रिसेंट रेफरल ऑफ दिस विल टू जेपीसी। ठीक है, और फिर उसके बाद जब हम बॉडी में आएंगे तो नीड फॉर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन के बारे में, और ये आप एक बार देख लीजिए, मैं आपको दिखाई देता हूँ, मैं क्या ही पढ़ के बताऊँ उसको। और लास्ट में जब भी हम किसी भी आंसर का कंक्लूजन लिखते हैं तो हमेशा इसमें तो पहले से लिख रखा है कि बैलेंस्ड अप्रोच आपको अपनानी है, लेकिन फिर भी हमेशा से एक बैलेंस्ड अप्रोच आपको अपना के रखनी है। नहीं एक तरफ झुकना है और ना ही कोई पक्षपात करनी है। एक थर्ड पर्सन के तौर पे आपको दोनों तरफ का प्रोज एंड कॉन्स आपको हमेशा ही ध्यान में रखने चाहिए जब भी आप किसी भी आंसर को लिखने का ट्राई करें। ओके, थैंक यू।